हेलो डियर स्टूडेंट। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम जो है छत्तीसगढ़ के भूगोल में क्लास 7वां जो है हमारा अध्ययन करने वाले हैं हम जो। और इसमें जो है आज हम वन के बारे में अध्ययन करेंगे। वन है, वन्य जीव है, जो अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो पूरा वन वाला चैप्टर इस एक ही वीडियो में जो है कंप्लीट करेंगे। थोड़ा सा लंबा वीडियो बनेगा आज का वीडियो, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज है क्लास 7, ठीक है। आप मेरे साथ कंटिन्यू बने रहें। डॉक्टर एल एन वर्मा की किताब से जो है हम छत्तीसगढ़ पढ़ रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि आप जब लाइक करेंगे वीडियो को तभी ये दूसरे को रिकमेंड करेगा, ठीक है। क्योंकि यूट्यूब की एक पॉलिसी है, अगर आप लाइक करते हैं तभी ये जो है रिकमेंड किया जाता है, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, क्योंकि व्यूज़ देखने वाले ज़्यादा रहते हैं, लाइक कम रहता है। तो आपको केवल एक लाइक करना है, ठीक है, मेरे मेहनत के लिए। तो कंटिन्यू मैं इस प्रकार का वीडियो आपके लिए लेकर आते रहूँगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात करेंगे वनस्पति वन्य जीवन, है ना। वन्य जीव अभ्यारण्य जितने भी है सबके बारे में बात करेंगे। पूरा कंप्लीट वन को हम जो है छत्तीसगढ़ के वन को इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वनस्पति का महत्व को समझते हैं। वनस्पति धरातल का आवरण श्रृंगार है। इसे स्वयं प्रकृति ने निर्मित किया है। प्राचीन काल से इसका उपयोग संसाधन के रूप में होता आ रहा है। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति भी वनों से करता है, ठीक है। मनुष्य को आप देखें, अगर हम बात करें आदिकाल के में, तो मनुष्य उस समय वनों के सहारे ही जिंदा रहते थे, क्योंकि यहीं से उनको कंद मूल वगैरह प्राप्त होता था, ठीक है। लकड़ियाँ भी यहीं से प्राप्त होता है, ठीक है। तो उनके जीवन जीने का आधार क्या था? वन ही था, ठीक है। इसी वन वाले क्षेत्र में वो जो है अपना कृषि करते थे, कंदमूल खाते थे, ठीक है। अपना जो भोजन वगैरह पकाना है तो उसके लिए लकड़ी भी यहीं से इकट्ठा करते थे, ठीक है। तो वन का एक अलग ही महत्व है सबके जीवन में। बिना वन का ऑक्सीजन भी जो है हमको नहीं मिल पाएगा और जीवन जो है नष्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वन सबके लिए आवश्यक है, चाहे वो जीव जंतु हो चाहे मनुष्य हो, ठीक है। प्रदेश के लोगों का जीवन, अर्थव्यवस्था और अधिवास वनों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, ठीक है। अब वनों को प्रभावित करने वाला कारक ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वनों को कौन से कारक प्रभावित करेगा? सबसे पहले तो आपके दिमाग में आना चाहिए मिट्टी, वहाँ की जलवायु, वहाँ का धरातल, ढाल, ठीक है, पानी, ये सब इंपॉर्टेंट होता है प्रभावित करने वाले कारक में, ठीक है। जलवायु, धरातल, ढाल, मिट्टी से वनस्पति जो है नियंत्रित होती है, अतः अनुकूल दशाओं में इसकी वृद्धि शीघ्र होती है। छत्तीसगढ़ में जलवायु एवं धरातलीय विभिन्नता के कारण विविध प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। आर्द्रता भी जो है प्रभावित करता है, तापमान प्रभावित करेगा। मिट्टी के अनुसार जो है वृक्ष लंबे, छोटे, सघन या विरल होते हैं। वनों के महत्व को देखते हुए 1952 में राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा की गई। घोषित नीति के अंतर्गत देश में कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में वन होना चाहिए, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, ठीक है। इस दृष्टिकोण से छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि कुल 1,35,191 जो छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल है, कि भौगोलिक क्षेत्रफल के 44.21% क्षेत्र वन आच्छादित है, जो देश के कुल वन क्षेत्र का 12.26% है। हमारा मतलब हमारे छत्तीसगढ़ में जो भी वन है वो देश का कितना है? 12.26% है। नए राज्य बनने के बाद मई 2001 में वन नीति, है ना, का गठन किया गया था। तो मई 2001 में इसका गठन किया गया, ध्यान रखेंगे। चलिए अब वनों का वर्गीकरण देखते हैं। प्रदेश में मानसूनी हवाओं से वर्षा होती है, दक्षिण पश्चिम, है ना, हम कल पढ़े हैं, ठीक। प्रदेश में मानसूनी हवाओं से वर्षा होती है। यहाँ के वनों को मानसूनी वन कहते हैं। प्रदेश के वनों को पादपीय विशेषताओं के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है। पहला है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। इस प्रकार के वन लगभग पूरे प्रदेश में मिलता है। और उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती, एक आर्द्र है एक शुष्क, यह वन प्रदेश के छोटे छोटे खंडों में, चप्पों में हमको देखने को मिलता है, बहुत कम जगह देखने को मिलता है, ठीक है। अब देखो यहाँ मैं एक डेटा लगाया हूँ, ठीक है। ये वर्तमान डेटा है, आपको इसी डेटा को याद रखना है, इस वर्तमान डेटा को याद रखना है, क्योंकि मैं आपको बुक के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। जो डॉक्टर एल एन वर्मा की किताब में दी है उसको हम पढ़ रहे हैं। बट हम जानते हैं कि जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आया है, ठीक है, तो उस फॉरेस्ट की रिपोर्ट के अनुसार जो है डेटा जो है बदला हुआ है, तो उस डेटा को हमको याद रखना है। तो एग्जाम में ये वाला डेटा भी दिया जा सकता है ना, बुक का डेटा भी दिया जाता है, क्योंकि ऐसा नहीं, अगर एक्यूरेट देना होगा
तब तो वो पॉइंट पॉइंट में एक्यूरेट देता है। अगर एक्यूरेट नहीं देना होगा तो लगभग जब देता है तो इसी बुक का जो डेटा है वो उठाकर दे देते हैं लोग, ठीक है। तो चलिए, तो प्रशासकीय आधारों पर वनों का वर्गीकरण देखते हैं। आरक्षित वन प्रदेश के 25,782.167 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में आरक्षित वन है, जो कुल वन भूमि का 43.15% है। इस वन का सर्वाधिक विस्तार 5,189.792 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में दंतेवाड़ा में है। सबसे ज्यादा कहाँ है? दंतेवाड़ा में आरक्षित वन, और सबसे कम विस्तार जो है कोरबा जिले में देखने को मिलेगा। देखो, आरक्षित वन अभी नया डेटा के हिसाब से कितना है? 25,910 है, ठीक है। यहाँ कितना है? 25,782 बढ़ा हुआ है। यहाँ कितना हो गया परसेंट? 43.31% है, यहाँ है 43.15%। बस थोड़ा सा अंतर है, जनरली सामान्यतः 43% के आसपास है। अगर एक्यूरेट डेटा देना रहेगा तो पॉइंट टू पॉइंट भी दे सकता है, इसीलिए दोनों डेटा को आप जो है अप्रॉक्स याद रखेंगे, 25,700 से लेकर 900 के बीच, ठीक है। उसके बाद हम याद रखते हैं संरक्षित वन। तो प्रदेश में 24,036 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में अर्थात 40.2% भाग पर संरक्षित वन है। संरक्षित वनों में प्रशासकीय नियंत्रण होता है। इस वन भूमि स्थानीय निवासियों को वनोपज संग्रहण, मवेशियों को चराने तथा घरेलू उपयोग की लकड़ी का उपयोग करने की छूट रहती है। इस तरह के वनों का सर्वाधिक विस्तार जो है 4,836 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सरगुजा जिले में है। सर्वाधिक विस्तार कहाँ है संरक्षित वन का? संरक्षित से याद रखेंगे सरगुजा। और जांजगीर चांपा जिले में सबसे कम जो है 26 वर्ग किलोमीटर देखने को मिलेगा। आरक्षित वन में किसी को भी जाने की परमिशन नहीं होता। यही क्या बनता है? आपका जो राष्ट्रीय उद्यान है, अभ्यारण्य है, वो आरक्षित वन में बनता है। और संरक्षित जो होता है, संरक्षित वन में जो वहाँ के स्थानीय जो लोकल निवासी हैं उनको जाने की परमिशन होती है। कुछ मात्रा में जो वनोपज वगैरह संग्रहण करने की इसको छूट दी जाती है, ठीक है। तो कौन से वन कहाँ ज़्यादा है, इसको ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम बात करें, आरक्षित वन जो है दंतेवाड़ा में है, ठीक है। और उसी प्रकार संरक्षित वन सबसे ज़्यादा कहाँ? सरगुजा में है, ठीक। और संरक्षित वन कितना है? तो 24,036.1 वर्ग किलोमीटर। तो यहाँ लिखेंगे 24,036, ये सेम डेटा है, आज भी वैसी है, ठीक है। अगर परसेंटेज में बात करें तो 40.18% लिखा है, और यहाँ लिखा है 40.22%, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अवर्गीकृत वन, ठीक है। इसे स्वतंत्र वन भी कहते हैं। प्रदेश में इसका विस्तार जो है 9,954.122 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है, जो कुल भूमि का 16.65% है। इस वन क्षेत्र में लकड़ी काटना, पशु चराने का कार्य होता है। दंतेवाड़ा जिला में इस प्रकार के वन सर्वाधिक मात्रा में है, 4,089 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये विस्तार है। तो ये है अवर्गीकृत वन। कितना है? 9,874.45। अभी यहाँ कितना दिया है? 9,954 लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब अभी वर्तमान डेटा में ये कम हुआ है, 16.61% बताया है। परसेंटेज को ज्यादा बताया, मतलब कम किया गया है। देखो 16.61%, और यहाँ क्या है? 16.65%, मतलब 0.04% का जो है ये कमी आई है इसमें, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं दोनों डेटा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा, बस पॉइंट ही अंतर है, उसको याद रख सकते हैं। अब पादवी संगठन के आधार पर वनों का विभाजन करते हैं। तो 3 प्रकार के वन है: साल वन, सागौन वन, मिश्रित वन। साल वन की बात करते हैं, ठीक है। साल वन मूल्यवान वृक्ष होता है, इसकी लकड़ी मजबूत होती है। प्रदेश के कुल वन क्षेत्र का 24,244.878 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र अर्थात 40.56% भूभाग पर साल के वन है। रेलवे के स्लीपर तथा रेलवे के डिब्बे बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। देखो साल वन की बात करते हैं, 24,244.88 है। यहाँ कितना है? 24,244.88, इसको बोल सकते हैं 878 है तो ठीक है। 40.53 बोला है यहाँ, और यहाँ लिखा हुआ है 40.56%, ठीक है। बस ज्यादा अंतर नहीं है, सेम है डेटा, कुछ भी चेंज नहीं है। प्रदेश में रायपुर की उच्च भूमि, राजनांदगांव, दुर्ग की उच्च भूमि, मैकल पर्वत श्रेणी, पेंड्रा और लोरमी पठार, उदयपुर और छुरी की पहाड़ियों, जसपुर पाट प्रदेशों, दंडकारण्य के अबुझमाड़ और बैलाडीला की पहाड़ी पठारी भागों में साल के वन बहुतायत में मिलते हैं। कहाँ कहाँ मिलते हैं? तो इस एरिया को आप याद रख सकते हैं। रायपुर में मिलेगा, राजनांदगांव में मिलेगा, दुर्ग में मिलेगा, मतलब हमारे रायपुर से लगा हुआ एरिया में, मैकल पर्वत श्रेणी में देखने को मिलेगा, पेंड्रा लोरमी पठार में, दंडकारण्य में, छुरी उदयपुर के पहाड़ी। कहने का मतलब जो छत्तीसगढ़ का हम बोल सकते हैं छत्तीसगढ़ का जो मैदान है उसके चारों ओर आपको लगभग लगभग ये देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद शुष्क सालवन, शुष्क सालवन ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। शुष्क सालवन कहाँ मिलेगा? तो आपको गरियाबंद वन मंडल के अंतर्गत देवभोग तक रेतीली मिट्टी वाले क्षेत्रों में तथा धमतरी के पर्वतीय ढालों पर
और सिहावा नगरी तथा बिरगुरी में पैरी नदी घाटी में शुष्क साल के वन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखो साल वन कितना है आप देख सकते हैं। ठीक, अब उसके बाद बिलासपुर जिले के सालवन, बिलासपुर में भी पाया जाएगा सालवन। तो उत्तर पश्चिमी भाग में मैका श्रेणी में सालवन मिलता है जो उत्तम किस्म के सालवन है। रायगढ़ और जसपुर के सालवन मिलते हैं। तो रायगढ़ के साल रेंज में उत्तम कोटि के सालवन मिलते हैं। ऊपर घाट सालवन मिलता है। जसपुर के पश्चिमी ढलानों तथा कुसांग पहाड़ी के आसपास जो है साल के वन देखने को मिलेगा। याद रखेंगे कुसांग पहाड़ी कहाँ है, तो जसपुर में। हम बात करते हैं नीच घाट सालवन, तो नारायणपुर, तपकरा और कुंजारा के ढलानों पर 50% भागों में साल के वन हमको देखने को मिलता है। शुष्क साल के वन की बात करते हैं तो कोरिया रेंज में, दक्षिण सरगुजा रेंज में पर्वतीय भागों पर साल के वन देखने को मिलेगा। पर्वतीय भागों पर हल्की मिट्टियों के ऊपर तथा पर्वतीय चोटियों पर साल के वन देखने को मिलता है। इसको बोलते हैं शुष्क साल वन। शुष्क साल वन के लिए केवल एक जगह याद रखेंगे, गरियाबंद देवभोग तक, बस ये इंपॉर्टेंट है, उसको आपको याद रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं दंडकारण्य प्रदेश। यहाँ उत्तर पूर्व कांकेर, दक्षिण पूर्व जगदलपुर, उत्तर पश्चिम नारायणपुर के क्षेत्र में साल के वन मिलते हैं। यहाँ के वृक्षों की ऊंचाई 25 मीटर से अधिक होती है। याद रखेंगे दंडकारण्य प्रदेश के जो साल वन है यहाँ की ऊंचाई सबसे ज्यादा होती है, 25 मीटर से अधिक होती है। अबूझमाड़ और बैलाडीला की पहाड़ियों में भी साल के वन बहुतायत में हमको देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सागौन वन। ठीक है, सागौन वन के बारे में, इसका उपयोग फर्नीचर बनाने में होता है। इस लकड़ी में कभी भी दीमक नहीं लगता, ध्यान रखेंगे। कौन सा वन है, कौन सा ऐसा लकड़ी जिसमें दीमक नहीं लगता, तो सागौन की लकड़ी है। यह जलयान निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसका नौकायान बनाने में, रेल के डिब्बों के निर्माण में सागौन वन की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। इनकी पत्तियों से छाते तथा दोना बनाते हैं। प्रदेश में कुल वन क्षेत्र के 9.42% भाग पर अर्थात 5633.131 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह पाया जाता है। अब बात करते हैं सागौन वन का। देखो सागौन वन कितना बोला है यहाँ, 5633.131 वर्ग किलोमीटर, 5633.131 वर्ग किलोमीटर। परसेंट में बात करें तो 9.42%, परसेंट में बात करते हैं तो 9.42%, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आया है। अब हम बात करते हैं मैकल पर्वत श्रेणी के सागौन वन। ठीक है, इसे आर्द्र और शुष्क सागौन वनों में विभक्त किया जाता है। आर्द्र सागौन वन डूंगरगढ़ और खैरागढ़ रेंज में मिलता है, इसको याद रखेंगे। आर्द्र जो सागौन वन है कहाँ मिलेगा आपको, डूंगरगढ़ और खैरागढ़ में देखने को मिलेगा। अच्छे सागौन के वन हमको अंबागढ़ चौकी, डंडी लोहारा, दल्ली राजरा, पानाबरस, डूंगरगढ़ के रेंज में पाया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं मिश्रित वन। तो मिश्रित वन, इसमें सभी प्रकार के आपको जो है लकड़ियां देखने को मिलेगा, पेड़ देखने को मिलेगा। ठीक है, इस वन का विस्तार जो है प्रदेश के 50.02% क्षेत्रफल में है। ध्यान रखेंगे कितना में, देखो 50.05 लिखा हुआ है, यहाँ 0.2% है। वन भूमि अर्थात 29,894.945 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर ये हमको देखने को मिलेगा। तो 29,942.77 है यहाँ। ठीक है, इस वन में एक विशेष प्रकार का वृक्ष न होकर विविध प्रकार के जो वृक्ष जो है सम्मिलित होते हैं। ठीक है, मिश्रित वनों के घासों की चराई होती है तथा लकड़ी की कटाई जलाऊ लकड़ी एवं फर्नीचर के रूप में होती है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ से जो है आप करेंट डेटा पढ़ेंगे। ठीक है, करेंट डेटा को जो बुक का डेटा है उससे मिलाते हुए आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, टोटल कितना है वन क्षेत्र, तो 59,820.78 है। प्रतिशत में बात करें तो 100%। ठीक है, सबको मिलाएंगे तो 100% ही होगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं जसपुर रायगढ़ जिले के मिश्रित वन। यहाँ जसपुर के ऊपरी घाट, नीच घाट तथा रायगढ़ में मिश्रित वन मिलते हैं। ऊपर घाट मिश्रित वन, ऊपर घाट के साल वनों के बीच बीच में जहाँ मिट्टी साल के वृक्ष के अनुकूल नहीं है, बीच बीच में मिश्रित वन पाए जाते हैं। कुंजरा, तपकरा और नारायणपुर रेंज में हमको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, मिश्रित वन। नीच घाट मिश्रित वन, यहाँ के वृक्षों का उपयोग जलाऊ लकड़ी के रूप में, कोयला बनाने के रूप में किया जाता है। दक्षिण रायगढ़ में बात करते हैं, यहाँ सारंगगढ़ रेंज, रायगढ़ और खरसिया रेंज में मिश्रित वन फैले हुए हैं। पहाड़ियों के ऊपर उथली मिट्टी वाले क्षेत्रों में हमको देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं मिश्रित वन। तो उत्तर रायपुर वन मंडल में पर्णपाती मिश्रित वन मिलता है, जहाँ स्थानीय वृक्षों में कलमी, साजा, बीजा, धौरा और तेंदू की अधिकता पाई जाती है। ठीक है, अब वनों का महत्व को समझते हैं, है ना। वनों का बहुत महत्व है। ठीक है, तो प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण वृक्ष जो है सागौन है
अन्य महत्वपूर्ण वृक्षों में बीजा, साल, धौरा, महुआ, तेंदू इत्यादि हमको देखने को मिलेगा। आंवला, कर्रा, है ना, आंवला कर्रा नहीं, हर्रा है, आंवला, हर्रा, बांस मध्यम वर्ग की लकड़ियां हैं। महत्वपूर्ण गौन उत्पादन के अंतर्गत तेंदूपत्ता, साल बीज, हर्रा, गोंद, चिरौंजी फूल और महुआ का बीज हमको देखने को मिलता है छत्तीसगढ़ में। तेंदूपत्ता, साल बीज, हर्रा, गोंद और राष्ट्रीयकृत है। याद रखें कौन कौन सा, तेंदूपत्ता, साल बीज, हर्रा और गोंद जो है राष्ट्रीयकृत है, जिन्हें विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से एकत्र करके बाजार में बेचा जाता है। वनस्पति विज्ञान के सर्वेक्षण के आधार पर 159 किस्म का औषधि पौधे जो है हमको देखने को मिलता है, जो प्रमाणिक है। तेंदूपत्ता छत्तीसगढ़ का प्रमुख वन उत्पादक है। ठीक है, तेंदूपत्ता का वार्षिक औसतन उत्पादन कितना होता है, 22 लाख बैग होता है। ठीक है, 50,000 की गड्डी बनती है, आप जानते हैं 50,000 का एक बोरा बनाया जाता है, 50,000 तेंदूपत्ता का। ठीक, हर्रा दूसरा महत्वपूर्ण वन उत्पादन है। इसका उपयोग औषधि उद्योग चमड़े के ऊपर लगाने में होता है। तीसरा महत्वपूर्ण उत्पादन जो है साल बीज का है, इसे तेल निकालते हैं। इस बीज का वार्षिक उत्पादन जो है 60,000 से लेकर 75,000 क्विंटल होता है। धौरा और बबूल के वृक्ष से गोंद निकालते हैं। खैर वृक्ष भी एक अन्य महत्वपूर्ण गौण वन उत्पादक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए, यहाँ 3 राष्ट्रीय उद्यान है ना, अगर हम वन में बात करें 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं और 11 वन्य जीव उद्यान है। इसमें से इंद्रावती नेशनल पार्क के, है ना, जो इंद्रावती नेशनल पार्क जो है शेर के लिए आरक्षित पार्क है, ध्यान रखेंगे इंद्रावती। ठीक है, टाइगर रिजर्व है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की वन नीति 2001 के बारे में बात करते हैं। पहला पॉइंट है, छत्तीसगढ़ के निर्माण के पूर्व मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बनाए गए वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में बदला जाएगा। ठीक है, ये कहा गया है वन नीति के तहत। दूसरा, छत्तीसगढ़ को हर्बल स्टेट बनाने की अवधारणा को मूर्त रूप देने के लिए लघु वनोपज और औषधि पौधों को संरक्षित एवं संवर्धित किया जाएगा। तीसरा पॉइंट है, वनों को आर्थिक लाभ का स्रोत न मानकर राज्य के पर्यावरणीय स्थायित्व और पारिस्थितिकीय संतुलन को प्राथमिकता दी जाएगी। बट इसका अभी जस्ट अपोजिट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वनों को आर्थिक लाभ न मानकर यहाँ कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ क्या है, पर्यावरण को बचाना है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ये इसका महत्व रहेगा, ये कहा गया है। चौथा पॉइंट है, वन क्षेत्रों में कृषि वानिकी कार्य को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, पांचवा है, वनों के नजदीक रहने वाले लोगों को जो उनके अधिकार है वहां से, मतलब उनकी जो दैनिक जो कार्य है, कहने का मतलब लकड़ी लाना, साथ ही वनोपज संग्रहण करना, उसके लिए कोई भी रोक नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, वनों के नजदीक रहने वाले लोगों के अधिकारों और सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें खेतों में वृक्ष लगाकर अपनी आवश्यकता की जलाऊ लकड़ी और छोटी इमारत लकड़ी के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, और जो लकड़ी वो लाते हैं, है ना, जहाँ छूट वाला जो एरिया है वहाँ उनको जाने की परमिशन रहती है। ठीक है, छठवा, अगर हम बात करते हैं वनों में होने वाले अपराधों की रोकथाम के लिए वन अपराध ब्यूरो और विशेष न्यायालय का गठन किया जाएगा। ठीक है, तो ये 6 पॉइंट है छत्तीसगढ़ वन नीति 2001 के अनुसार, इसको आप एक बार पढ़ सकते हैं। उसके बाद है वन वृत्त के बारे में बात करते हैं, तो बिलासपुर वन वृत्त, इसका क्षेत्रफल दिया है 13,420.297 वर्ग किलोमीटर। दुर्ग वन वृत्त है 5,555.521। रायपुर वन वृत्त है 8,641.292। ठीक है, और कांकेर वन वृत्त है 8,201.683। जगदलपुर वन वृत्त 13,286.287 और सरगुजा वन वृत्त है 10,667। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ा आपको कौन देखने को मिलेगा, तो बिलासपुर वन वृत्त जो है आपको सबसे बड़ा देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं वन्य जीव के बारे में। छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक संपदा की दृष्टि से एक संपन्न राज्य है। राज्य का 59,872.389 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रों वनों से ढका हुआ है। इसके अंतर्गत प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों तथा अभ्यारण्यों को सम्मिलित करते हैं। ठीक है, यहाँ वन्य जीवों की विविधता पाई जाती है। बस्तर पहाड़ी मैना वन भैंसों के लिए जाना जाता है। ठीक है, जो बस्तर है पहाड़ी मैना और वन भैंसों के लिए जाना जाता है। अचानक मार में आपको सफेद भालू देखने को मिलेगा। सरगुजा में काले हिरन, रायगढ़ में काले मृग आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये सब जो है अब समाप्ति के कगार पर है, इसीलिए इसको बचाने के लिए जो है, संरक्षित करने के लिए जो है अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान बनाया जाता है। ठीक है, तो हमारे छत्तीसगढ़ में कुल 3 राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए हैं और 11 अभ्यारण्य आपको देखने को मिलता है हमारे छत्तीसगढ़ में। तो उन्हीं 3 राष्ट्रीय उद्यान और 11 अभ्यारण्य के बारे में हम जो है आगे डिस्कशन करेंगे। लाइट बंद हो चुका है, अगर वीडियो कहीं पर स्टॉप हो जाता है तो वहीं तक मैं जो वीडियो अपलोड करूंगा। ठीक है, तो इसको आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ, आगे अपन जो है पढ़ते हैं। अब हम
बात करते हैं छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में 3 राष्ट्रीय उद्यान है और 11 अभ्यारण्य है। तो छत्तीसगढ़ में 3 राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान और गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, यहाँ मैं बना दिया हूँ, देखो अब राष्ट्रीय उद्यान 3 है, इंद्रावती, कांकेर घाटी, गुरु घासीदास। कितना क्षेत्रफल है? तीनों का क्षेत्रफल 6615 वर्ग किलोमीटर है। और यहाँ कौन कौन से प्राणी, बाघों की संख्या आपको दिया हुआ है और तेंदुओं की संख्या। ठीक है, जिस समय बुक लिखा गया था 5वां संस्करण आया था 2018 में, वहां तक का ये डेटा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। ठीक है, वर्तमान डेटा अलग हो सकता है, हम वर्तमान डेटा की बात नहीं कर रहे हैं, हम डॉक्टर एल.एन. वर्मा की किताब की बात में बात कर रहे हैं। इस चीज़ को मैं क्लियर कर देता हूँ। तो डेटा इसको अपडेट करेंगे बाघों की संख्या और तेंदुओं की संख्या को। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे पहले जो राष्ट्रीय उद्यान है उसके बारे में। तो पहला राष्ट्रीय उद्यान है इंद्रावती टाइगर रिजर्व राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अब दक्षिण दंडकारण्य प्रदेश मतलब बीजापुर जिला में बस्तर की जीमर रेखा के नाम से विख्यात इंद्रावती नदी के तट पर सुरम्य इंद्रावती टाइगर रिजर्व उद्यान है। यह उद्यान लगभग 1258 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में विस्तृत है। ध्यान रखेंगे कितना है क्षेत्रफल इसका? 1258 वर्ग किलोमीटर है। 1978 में 1258 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में गेम रिजर्व घोषित किया गया। ठीक है, अभ्यारण्य क्षेत्र को बाघ परियोजना में शामिल करने का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण पारिस्थितिकी बनाए रखने हेतु विलुप्त वन्य प्राणियों का संरक्षण प्रदान करना है। ठीक है, क्योंकि भाई किसी भी वन जीव को क्यों संरक्षित किया जाएगा? क्योंकि उसका महत्व है, तभी उसको संरक्षित करके रखा जाएगा। ठीक है, तो जो पक्षी, जो पशु अब क्या हो रहा है, विलुप्त हो रहा है, उनको संरक्षित करने के लिए ही क्या बनाया जाता है? आपका टाइगर वो क्या बोलते हैं, आपका जो है राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य बनाया जाता है। ठीक है, तो टाइगर को रिजर्व करने के लिए जो इंद्रावती टाइगर रिजर्व बनाया गया है, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान है हमारे छत्तीसगढ़ का। ठीक है, दंडकारण्य की बीजापुर जिले के 1258 वर्ग किलोमीटर कोर क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान तथा 1541 वर्ग किलोमीटर को बफर क्षेत्र को अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है, इसके उत्तर पश्चिम दिशा में इंद्रावती नदी प्रवाहित होती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? इंद्रावती टाइगर रिजर्व कहते हैं या राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। ठीक है, यहाँ विलुप्त प्राय वन भैंसे और बारहसिंघा का संरक्षण तथा विकास करना है। ठीक है, यहाँ के मुख्य आकर्षण गौर और मालाबार गिलहरी है, इसको भी याद रखेंगे। ये कहाँ मिलेगा? गौर और मालाबार गिलहरी तो आपको देखने को मिलेगा इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में। इंद्रावती बाघ रिजर्व क्षेत्र की घोषणा 1982 में की गई थी। इस क्षेत्र में वर्तमान में लगभग 56 ग्राम पंचायत है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करते हैं। जैव विविधता का अद्भुत उदाहरण इसको कहते हैं। दंडकारण्य प्रदेश के मध्य बस्तर वन मंडल के कोलेंग परिक्षेत्र की सीमा से संलग्न जगदलपुर से 27 किलोमीटर की दूरी पर कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, यह उद्यान चारों ओर से सघन वनों से घिरा हुआ है। इस उद्यान में साल, बीजा, साजा, है ना, अचार, तेंदु, कुसम, बेत, बांस और कई वनौषधियों के पौधे हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, इस राष्ट्रीय उद्यान में 19 और 20 जुलाई 1997 को किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार 16 विभिन्न प्रजातियों के वन्य प्राणी जो है विचरण करते हैं। ठीक है, 19 और 20 जुलाई 1997 में जो है सर्वेक्षण किया गया था, उस सर्वेक्षण के अनुसार यहाँ 16 प्रकार के आपको वन्य जीव प्राणी देखने को मिलेगा, जिसमें मनुष्यों की बोली का नकल करने वाले प्रसिद्ध पहाड़ी मैना आकर्षण का केंद्र बिंदु होती है। इसके सिवाय 14 शेर, 27 तेंदुआ, 53 चीतल, 207 जंगली सुअर, 20 मगरमच्छ, 120 खरगोश, 40 सांभर, 23 उदबिलाव, 8 अजगर, 7 भेड़िया, 38 सियार, 33 जंगली बिल्ली, 105 काले मुंह वाले बंदर, है ना, और 97 लाल मुंह वाले बंदर और 105 जो है मोर या मयूर जो है विद्यमान है। ठीक है, इस उद्यान की स्थापना 1982 में हुई। इसके 2 वर्ष पश्चात, 2 वर्ष नहीं 3 वर्ष लिखना चाहिए, वैसे लास्ट में हुआ था। ठीक है, इसीलिए 2 वर्ष लिखा हुआ है। तो इसके 2 वर्ष पश्चात 1985 में इसे जीव मंडल बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया, जो एशिया का पहला बायोस्फीयर उद्यान है ना, बायोस्फीयर रिजर्व उद्यान है। इसे उत्तम प्राणवायु वाला क्षेत्र माना जाता है, याद रखेंगे। उत्तम प्राणवायु वाला क्षेत्र कौन से राष्ट्रीय उद्यान है? तो कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि नया फैक्ट है, आप इसको लिख सकते हैं क्योंकि पूछा जा सकता है इसको। अब है भैंसादर है अभ्यारण्य। ठीक है, तो भैंसादर है अभ्यारण्य मगरमच्छों का
नरसैगिक अभ्यारण्य है, जो कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के एक दर्शनीय स्थल है। यहाँ धूप में जलाशय के ऊपर बैठे मगरमच्छ देखे जा सकते हैं। कभी कभी प्रवासी पक्षियों के झुंड भी हमको दिखाई देते हैं। वन विभाग द्वारा भैंसा दरहा में 18 जीवित मगरमच्छों की गणना की गई है। इस दरहा में प्राकृतिक झील है जिसका क्षेत्रफल 4 हेक्टेयर है। इसकी गहराई जो है 18 से 20 मीटर आपको देखने को मिलेगा। तीसरा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करते हैं तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, इसका पूर्व नाम है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। पूर्वी बघेलखंड प्रदेश के पश्चिम भाग में स्थित कोरिया जिले में गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, जिसकी स्थापना 2001 में की गई थी। इस उद्यान का कुल क्षेत्रफल है 1440 है ना, जिसको 1440 1441 ऐसा दो डेटा आपको देखने को मिलेगा। तो 1440 वर्ग किलोमीटर है। इसके निर्माण में 35 राजस्व गांवों को सम्मिलित किया गया है। पहले इसका नाम संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान था। यह देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इस उद्यान में सांभर, नीलगाय, लंगूर, बंदर, अजगर, चीतल, गौर, तेंदुआ और बाघ पाए जाते हैं। राज्य पर्यटन विभाग द्वारा इस उद्यान की स्थापना 1982 में की गई थी। इस अभ्यारण्य में शेर स्वतंत्र रूप से विचरण करते हुए दिखाई देंगे। यहाँ चीता, सियार, बारहसिंघा, जंगली सांप और बंदर हमको देखने को मिलता है। सुअर, भौंकने वाला हिरन, जंगली सुअर और वन्य जीव में हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, जिसका पूर्व नाम है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। अब हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ के प्रमुख अभ्यारण्य, जो 11 अभ्यारण्य है उसके बारे में। ठीक है, तो अचानकमार अभ्यारण्य बात करते हैं। बिलासपुर है ना, बिलासपुर के कोटा होते हुए अमरकंटक मार्ग पर कोटा से आगे मुंगेली जिले में, ठीक है, कौन से जिले में? मुंगेली जिले में। अचानकमार कहाँ है? तो मुंगेली जिले में। इसको ऐसा याद रख सकते हैं आम करके, है ना, मैं ऐसे याद रखा आम। अचानकमार मुंगेली, आम। मुंगेली जिले में सड़क मार्ग के दोनों ओर मैकल की गोद में बसा अचानकमार अभ्यारण्य है। इसकी स्थापना जो 1975 में की गई। अचानकमार अभ्यारण्य का कुल क्षेत्रफल है 551.55 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पाए जाने वाले जानवरों में चीता, लंगूर, बंदर, सोनकुत्ता, ठीक है, भालू, शेर, तेंदुआ और नीलगाय, चिंकारा और गौर प्रमुख है। पक्षियों में मोर, मैना, कोयल, तोता, गिद्ध, बटेर, नीलकंठ, सारस, चील, हुदहुद और तीतर इत्यादि यहाँ देखने को मिलता है। दर्शनीय स्थल में बात करते हैं तो अचानकमार अभ्यारण्य में सिंहावल सागर देखने को मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना, ठीक है, क्योंकि मुंगेली जिला में आएगा ये। तो सिंहावल सागर देखने को मिलेगा, पंडवानी तालाब देखने को मिलेगा, रक्षा साग देखने को मिलेगा, नागबहरा और लक्ष्मण डुंगरी आपको देखने को मिलेगा। लक्ष्मण डुंगरी पूछे जाने की मोस्ट ज्यादा संभावना है ना, तो इसको याद रखते हैं। लक्ष्मण डुंगरी आप मुंगेली जिला में याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ शुष्क साल के वन, पहाड़ी भागों, लेटराइट मिट्टी युक्त समतल पठारी भागों में एवं नालों के किनारे साल वृक्षों के सघन वन हमको देखने को मिलता है। मनियारी नदी इस अभ्यारण्य के से प्रवाहित होती है। अचानकमार अभ्यारण्य से यह झील चारों ओर बांसों के सघन वृक्षों से घिरा हुआ है। ठीक है, जो झील है वो जो है कहाँ से घिरा हुआ है? चारों ओर बांसों से घिरा हुआ है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरा अभ्यारण्य, बादलखोल अभ्यारण्य। यह अभ्यारण्य जसपुर जिले में 104.55 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में स्थित है। इस अभ्यारण्य में शेर, चीतल, बारहसिंघा, अजगर और सांभर इत्यादि हमको देखने को मिलता है। इस अभ्यारण्य की स्थापना 1975 में की गई थी। यह राज्य का सबसे छोटा अभ्यारण्य है। बादलखोल सबसे छोटा, बाज करके याद रख सकते हैं, बादलखोल। ठीक है, बाज, बादलखोल से जसपुर है ना, बादलखोल जसपुर बाज करके याद रख सकते हैं। भैरमगढ़ अभ्यारण्य, भैरमगढ़ अभ्यारण्य गीदम बीजापुर मार्ग पर बीजापुर जिले में स्थित है। इसका विस्तार जो है 139 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। पामेड़ से लगी 262 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में भी इसका विस्तार देखने को आपको मिलेगा। यह सांभर, तेंदुआ, चीतल, बाघ, वन भैंसों के लिए प्रसिद्ध है। भैरम और पामेड़ जंगली भैंसों का अभ्यारण्य है, याद रखेंगे किसके किसके लिए है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैसे बीजापुर का जो भी अभ्यारण्य है, ठीक है, वो जंगली भैंसों के लिए है। इसकी स्थापना 1983 में की गई थी। अब बारहपारा को आप दो टाइप से याद रख सकते हैं। कभी कभी आपको ये महासमुंद देखने को मिलेगा, कभी कभी ये बलौदा बाजार देखने को मिलेगा। ठीक है, तो दोनों की ये लाइन में है, ठीक है, बॉर्डर में है, इसलिए दोनों जगह आपको इसका नाम देखने को मिलता है। तो कभी कभी इसका आंसर जो है बलौदा बाजार भी लिया गया है और महासमुंद भी लिया गया है, तो इसको बाम करके या बाब करके याद रख सकते हैं। बारहपारा और महासमुंद या बलौदा बाजार, ठीक है, सीमा में है उसकी, इसलिए आप ध्यान रख सकते हैं। यह अभ्यारण्य महासमुंद जिले में आता है। ठीक है, इसकी स्थापना 1976 में हुई है। अब बुक में यहाँ क्लियर महासमुंद लिखा है, तो आप इस बुक के अनुसार तो पूरा महासमुंद ही याद रखेंगे तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है,
लोकल पब्लिशर के बुक में आपको बलौदा बाजार भी देखने को मिलेगा कुछ बुक में, ठीक है। तो हम जो है डॉक्टर एलिन वर्मा की किताब पढ़ रहे हैं, तो ये ऑथेंटिक बुक है, इसे दावापत्ती किया जा सकता है, इसलिए आप इसको महासमुंद में याद रखेंगे। इसकी स्थापना 1976 में की गई थी। इस अभ्यारण्य के मध्य में स्थित बार और नवापारा गांव के कारण इसका नाम क्या पड़ा, बार नवापारा पड़ा, ठीक है। इस अभ्यारण्य का कुल क्षेत्रफल 244.66 वर्ग किलोमीटर देखने को मिलेगा। और यहाँ रेंगने वाले जीव आपको बहुतायत में देखने को मिलेगा, जिसमें सांप वगैरह आता है, वो सब चीज जीव जो है इसमें देखने को मिलता है। तो रेंगने वाले जीव में धामन, नाग, करैत इत्यादि सांप आपको देखने को मिलेगा। बार नवा अभ्यारण्य जो है केवल सांप, यहाँ सांप आपको बहुतायत में देखने को मिलेगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। बलमदेही नदी अभ्यारण्य में प्रवाहित होती है। यह अभ्यारण्य कई टीलों में निर्मित है। उत्तर में पहाड़ियां तथा दक्षिण पूर्वी भाग मैदानी है। बालमदेही नदी पश्चिम में तथा जोग नदी उत्तर पूर्वी दिशा में बहती है इसी अभ्यारण्य के, ठीक है। यहाँ विभिन्न प्रकार के वन्य जीव मिलते हैं, जिसमें शेर, तेंदुआ, लकड़बग्गा, सुअर, बारहसिंघा, सांभर, चीतल, भालू, नीलगाय, बंदर, जंगली सांड और अजगर प्रमुख है। यहाँ कुछ देखने को मिले या ना मिले, लेकिन आपको सांप जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पक्षियों की कई प्रजातियां पाई जाती है, जिसमें जंगली मुर्गी, तीतर, बटेर, मैना, बाज, चिटहरी, मोर, बगुला, बुलबुल, तोता, वृक्ष पर रहने वाली छोटी चिड़िया भी देखने को मिलेगा। इसे ग्रीन गार्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऐसा कौन सा वन्य अभ्यारण्य है जिसे ग्रीन गार्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो बार नवापारा, ठीक है, याद रखेंगे, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख लीजिए अपने नोटबुक में, इंपॉर्टेंट है, इसे ग्रीन गार्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब हम बात करते हैं गोमर्दा अभ्यारण्य, तो इसको याद रखेंगे गोरा करके, कैसे याद रखेंगे, गोरा, तो गोमर्दा रायगढ़, ठीक है, रायगढ़ जिले में स्थित है। इस अभ्यारण्य के अंतर्गत 26 राजस्व ग्राम तथा 92 वन ग्राम प्रभावित हुए हैं। इस अभ्यारण्य का विस्तार जो है 277 वर्ग किलोमीटर में है। इसकी स्थापना 1975 में हुई है। यहाँ के प्रमुख वन्य जीवों में सोनकुत्ता, बराह, चीतल, सांभर, नीलगाय, भालू, गौर, तेंदुआ और बाघ प्रमुख है, आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए अब सेमरसोट वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में बात करते हैं, ठीक है। सेमरसोट से याद रखेंगे सेब, सेमरसोट बलरामपुर, ठीक है। यह अभ्यारण्य बलरामपुर जिले में स्थित है। इस अभ्यारण्य की स्थापना 1978 में हुई है। यह रामगढ़ की पहाड़ी की उत्तर दिशा में स्थित है। यहाँ से कर्क रेखा पूर्व से पश्चिम की ओर गुजरती है, ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर गुजरती है। यह अभ्यारण्य 430 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में विस्तृत है। यहाँ साल वनों के वृक्ष है, ठीक है, साल वृक्ष आपको देखने को मिलेगा। यहाँ मिश्रित पतझड़ के वन हमको देखने को मिलता है। यहाँ चीतल, सांभर, भालू, नीलगाय, जंगली सुअर, लोमड़ी, जंगली बिल्ली तथा जंगली कुत्ते पाए जाते हैं। यहाँ रेंगने वाले जीव जंतु और पक्षियां भी पाई जाती है, ठीक है। यह अभ्यारण्य धमतरी है। अब उसके बाद बात करते हैं अगला अभ्यारण्य जो है सीता नदी अभ्यारण्य, ठीक है, 7वां अभ्यारण्य है सीता नदी। तो यह अभ्यारण्य आपको कहाँ देखने को मिलेगा? धमतरी, इसको सीध करके याद रखेंगे, कैसे याद रखेंगे? सीध, तो सीता नदी धमतरी, धमतरी जिले में स्थित है। वन्य प्राणी सुरक्षा अधिनियम 1972 के पश्चात 1974 में इस अभ्यारण्य की स्थापना हुई। इस अभ्यारण्य का विस्तार जो है 556 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में देखने को मिलेगा। समुद्र सतह से इसकी ऊंचाई दी हुई है 327 मीटर से लेकर 736 मीटर के मध्य है, याद रखेंगे, ठीक है। इस सीता नदी अभ्यारण्य की ऊंचाई आपको दिया हुआ है समुद्र सतह से, तो इसको याद रखेंगे, इसको पूछे जाने की संभावना है, ठीक है। उसके बाद इस अभ्यारण्य के मध्य भाग से सीता नदी प्रवाहित होती है, जिसके कारण इसका नाम जो है सीता नदी अभ्यारण्य रखा गया। सोंढूर जलप्रपात है, यहाँ क्या है? सोंढूर जलप्रपात है। यहाँ के तेंदुआ, बारहसिंघा, काला हिरन, बंदर और नीलगाय आपको देखने को मिलेगा सीता नदी अभ्यारण्य में। उसके बाद हम बात करते हैं तमोर पिंगला, ठीक है, तमोर पिंगला, तसु याद रखेंगे, तमोर पिंगला, तसु, तमोर पिंगला, सूरजपुर, तसु। उत्तर प्रदेश का गोविंद वल्लभ सागर पंत बांध इसी अभ्यारण्य से गुजरता है। इसकी स्थापना 1978 में हुई है। इसका विस्तार जो है 608.55 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। सबसे बड़ा यही है तमोर पिंगला। यहाँ 11 शेर और 15 चीता है। अन्य जीवों में लकड़बग्घा, जंगली सुअर, नीलगाय, सांभर, हिरन, जंगली भालू, जंगली बिल्ली, गिलहरी, लोमड़ी और अनेक पक्षियों पाई जाती है। उसके बाद बात करते हैं उदयंती वन्यजीव अभ्यारण्य। यह अभ्यारण्य प्रदेश के पूर्वी किनारों पर स्थित गरियाबंद जिले के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में जो है स्थित है। यह अभ्यारण्य 247.59 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इसकी स्थापना 1983 में की गई है। इस क्षेत्र में उदंती नदी प्रवाहित होती है, जिसके कारण इसका नाम जो है उदंती रखा गया है। कि यह अभ्यारण्य मुख्य रूप से जंगली भैंसों और उनकी प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध है।
उद्यानिकी अभ्यारण्य। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं भोरमदेव अभ्यारण्य। इस अभ्यारण्य की स्थापना 2001 में हुई। कवर्धा से इस अभ्यारण्य की दूरी जो है 18 किलोमीटर है। जंगली भैंसों के लिए अभ्यारण्य संरक्षण का केंद्र बना हुआ है। इसका क्षेत्रफल 163.80 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में है। यह पाए जाने वाले प्रमुख वन्यजीव प्राणी हैं बाघ, भालू, सांभर, चीतल, नीलगाय इत्यादि। ठीक है, अब हम बात करते हैं अंतिम अभ्यारण्य, ठीक है, जो है पामेड़ अभ्यारण्य। तो भैरमगढ़ की तरह ही यहाँ भी वन भैंसे का विशेष संरक्षण प्राप्त है इसको। इसकी स्थापना जो पूरा डेट के साथ दिया हुआ है इसको याद रखेंगे। तो पामेड़ का जो स्थापना है 16/3/1983 को हुई थी। यह अभ्यारण्य बीजापुर जिले में स्थित है। इस अभ्यारण्य का क्षेत्रफल 442.23 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। ठीक है, और यहाँ बाघ, तेंदुआ, चीतल, वन भैंसा तथा सांवर वन्य प्राणी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा कंप्लीट वन चैप्टर, जिसमें हम राष्ट्रीय उद्यान, वन वगैरह को देखे हैं कि कितना कितना क्षेत्रफल में वन है, आरक्षित वन, संरक्षित वन, अवर्गीकृत वन, साग सागवान और मिश्रित वन आपको देखने को मिला। साथ ही आपको 3 राष्ट्रीय उद्यान और 11 अभ्यारण्य के बारे में हमने बात किया। ठीक है, अगर ये सीरीज आपको अच्छा लग रहा होगा तो आप वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है, और चैनल को हमारा सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।